हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ लाइट चैप्टर के बारे में। ठीक है। लाइट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है। लाइट की अगर हम बात करें तो लाइट होती क्या है, यानी प्रकाश होती क्या है, यानी वह ऊर्जा जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है। यानी लाइट एक ऐसी एनर्जी है जिसकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, बाय विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे लाइट की अगर हम बात करें तो लाइट एक स्ट्रेट सरल रेखा में यानी एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल कर सकता है। ठीक है। लाइट किस फॉर्म में होती है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी विद्युत चुंबकीय तरंग होती है जिसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। इसका क्या मतलब है कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए यानी लाइट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी प्रकार के कोई पाथ की यानी कोई रास्ते की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी में बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर पाथ की ज़रूरत पड़ती है, यानी वायर की ज़रूरत पड़ती है, तब करंट का फ्लो होगा। लेकिन लाइट में ऐसा नहीं है। लाइट को चलने के लिए किसी भी प्रकार की माध्यम की यानी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है। अब लाइट जो है, जितनी भी अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं यानी जितनी भी ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, उनकी जो छाया होती है बहुत ही तीक्ष्ण यानी शार्प इमेज फॉर्म करती है। ठीक है। लाइट की जो स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है? वैक्यूम में यानी निर्वात में जो लाइट की स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक। अब लाइट में जो सबसे पहला टर्म है हमें जो जानना है वो हमें जानना है रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो अगर हम बेसिकली बात करें तो परावर्तन होता क्या है, रिफ्लेक्शन होता क्या है? द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या ये कहें when light is incident on any reflecting surface and returns to its own medium, this phenomena is called reflection of light। ठीक है। यानी जब प्रकाश किसी परावर्ती पृष्ठ पर टकराती है और टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन की बात करें, जैसे कि डेफिनेशन में लिखा भी हुआ है कि उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण पर पड़ने पर जब प्रकाश परावर्तित हो। ठीक है। यानी जैसे कि जब किसी पृष्ठ से टकराकर वापस लाइट उसी माध्यम में लौट आए तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन की बात करें तो परावर्तन क्रिया में अगर किसी भी प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो परावर्तन क्रिया में जो प्रकाश की चाल होती है यानी स्पीड वो कांस्टेंट रहती है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी परावर्तन क्रिया जब होगी किसी भी प्रकाश की तो उसकी जो चाल होगी, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होगी, वो सब क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आता। ठीक है। अब परावर्तन के हम नियम की बात करते हैं तो प्रकाश के परावर्तन के हमारे पास दो नियम होते हैं। ठीक है। यानी जब प्रकाश किसी पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटती है तो वहाँ पे परावर्तन की घटना होती है और उसके कुछ नियम होते हैं, यानी दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण कौन सी होती है? यानी वह किरण जो पृष्ठ से जाकर टकराए यानी जाने वाली किरण। ठीक है। उस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। परावर्तित किरण कौन सी होती है? जो पृष्ठ से टकराकर वापस लौट आए। ठीक है। आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टिंग रे। ठीक है। यानी जो किसी सरफेस से टकराकर वापस लौट जाए। और उसके बाद बात करते हैं हम अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? जो कि किसी भी सरफेस के लंबवत होगा, यानी जो भी सरफेस होगा उसके हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाते हुए अभिलंब खींचा जाता है, यानी नॉर्मल जिसे हम कहते हैं। ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। सेकेंड पॉइंट है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी
इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग एंगल, यानी आई और आर जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। इसमें एंगल आई जो है वो इंसिडेंट एंगल है और आर जो है वो रिफ्लेक्टिंग एंगल है। ठीक है, अब किसी इमेज की अगर हम बात करें तो लाइट के द्वारा इमेज कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो इमेज फॉर्म होने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि कोई भी दो रेज जो होती हैं वो जब एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हैं तभी वहाँ पे इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, यानी प्रतिबिंब तभी बनता है जब किसी बिंदु पर कम से कम दो किरणें प्रतिच्छेदित होती हैं या होती हुई प्रतीत होती हैं, यानी इमेज जो है या तो रियल फॉर्म में बने या वर्चुअली बने। ठीक है, या तो हमें रियल फॉर्म में दिखाई दे या वर्चुअल फॉर्म में दिखता हुआ प्रतीत हो, तो वहाँ पे इमेज फॉर्म होता है। अब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि रियल इमेज की अगर हम बात करें तो रियल इमेज तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में यानी रियली फॉर्म में प्रतिच्छेदित इंटरसेक्ट होती हैं। ठीक है, और आभासी इमेज तब बनता है यानी वर्चुअल इमेज तब बनता है जब यह हमें प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती हैं, यानी इंटरसेक्ट होते हुए दिखेंगी, लगेंगी, वास्तव में इंटरसेक्ट होती नहीं है, एक्चुअल फॉर्म में प्रतीत होंगी केवल। ठीक है, और रियल इमेज को हम स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं जबकि वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, यानी जैसे अगर हम किसी भी इमेज को अगर हम बड़ा करके देख रहे हैं, ठीक है, तो बड़ा इमेज जो होगा वो उसका कैसा इमेज होगा, वर्चुअल इमेज होगा हमेशा। ठीक है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को अगर हम बड़ा करके देख रहे हैं तो वो इमेज कैसा है, वर्चुअल है, और उसे कभी भी हम स्क्रीन पर नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं जो रियल इमेज होता है वो हमेशा उल्टा बनता है और वर्चुअल इमेज सीधा बनता है। ये भी चीज़ हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, और आभासी प्रतिबिंब सीधा बनेगा। तो उल्टा और सीधा बनने का मतलब क्या है कि जिधर से हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, ठीक है, जिधर से हम वस्तु को अगर देखते हैं उसके नीचे बनता है प्रतिबिंब, तो उस इमेज को हम कहते हैं उल्टा बनता है, और उसके दूसरी साइड वो सीधा बनता है, उसी की साइड जब बनता है तो वो सीधा बनता है। ठीक है, आगे डायग्राम में ये और ज़्यादा क्लियर होगा आपको। तो देखिए आगे टॉपिक, जैसे समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब दिखाया गया है इस डायग्राम में। ठीक है, जो कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसा होता है, आभासी और सीधा होता है। ठीक है, आभासी होता है, सीधा होता है, और जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, यानी वर्चुअल होता है एंड इरेक्ट होता है, और साइज ऑफ जो इमेज होती है वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होती है। और एक तरह से हम प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर में इमेज उतनी ही डिस्टेंस पर बनता है जितनी डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखी होती है। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट्स हैं। और एक चीज़ और कि प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा दिखता है, मतलब अगर यानी पार्श्व परिवर्तित होता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो वस्तु का जो दायां भाग होगा वो इमेज में हमें बाएं भाग में दिखाई देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पॉइंट्स में दिखाई देती हैं। ठीक है, एक पॉइंट हमें जो पॉइंट्स इसमें याद रखने हैं, लर्न क्या करने हैं कि वस्तु का आकार जितना होता है उतना ही प्रतिबिंब का आकार होता है। वस्तु जितनी दूरी पर रखी होती है उतनी ही दूरी पर इमेज भी रखी होती है, यानी u की डिस्टेंस और v की डिस्टेंस दोनों सेम होती है। वस्तु की ऊंचाई यानी ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज की ऊंचाई यानी इमेज हाइट दोनों आपस में इक्वल होती है। बस डिफरेंस क्या होता है दोनों में कि प्रतिबिंब जो होता है पार्श्व परिवर्तित होते हैं, यानी उल्टा इमेज बनता है। एक तरह से उल्टा नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि पार्श्व परिवर्तित, कि उसका बायां भाग जो है वो दाएं में दिखेगा और दायां भाग बाएं में दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म की बात करें तो समतल दर्पण के बाद हमारे पास आता है गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर की अगर हम बात करें तो स्फेरिकल मिरर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण में अगर हम अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं
तो अवतल दर्पण में जो पॉलिश होती है वो उभरे हुए सरफेस पर होती है, यानी कॉनकेव मिरर की अगर हम बात कर रहे हैं तो कॉनकेव मिरर में जो पॉलिश की जाती है वो उभरे हुए सरफेस पे की जाती है, और इसका जो दबा हुआ सरफेस होता है यानी जो इनग्रेव्ड सरफेस होता है उस सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, जबकि उत्तल दर्पण की अगर हम बात करते हैं तो उत्तल दर्पण जस्ट इसका उल्टा होता है। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, दबे हुए सरफेस पे रिफ्लेक्ट पॉलिश होती है और उभरे हुए सरफेस से इसमें रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के दर्पण होते हैं और इन दोनों दर्पणों के बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। तो आइए देखते हैं उनके यूज़ क्या क्या हैं। हाँ, पहले हम कुछ टर्म्स जान लेते हैं कि गोलीय दर्पण में कौन कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो मिरर्स बनते कहाँ से हैं, तो किसी भी गोलाकार कोई दर्पण है यानी अवतल या उत्तल दर्पण को हम बनाते कहाँ से हैं, तो कोई भी गोलीय दर्पण जो होता है यानी उसको जब हम कहीं से कट करते हैं तो उस कटिंग पोर्शन को ही हम कहते हैं कि ये एक स्फेरिकल मिरर यानी कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर उसी से फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसमें जो एक पहला पॉइंट लिखा हुआ है इसमें स्क्रीन पे कि ध्रुव क्या होती है। ठीक, तो ध्रुव की अगर हम बात करें जिस स्फेरिकल मिरर को हम कट करते हैं उसके सेंटर पॉइंट को ही, ठीक है, हम किसी भी मिरर को कट करते हैं तो उस मिरर के सेंटर पार्ट को ही हम क्या कहते हैं, पोल ऑफ द मिरर कहते हैं, यानी द सेंटर पार्ट ऑफ द कर्वेचर ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, यानी किसी भी दर्पण के दर्पण के वक्राकार भाग के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है मुख्य अक्ष यानी जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस में हमें ये करना है कि दर्पण के ध्रुव से जाने वाली जब हम एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं, ठीक है, ये कह सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव से जाने वाली क्षैतिज रेखा या दर्पण के ध्रुव और उसके केंद्र, दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को मिलाकर एक रेखा जब हम खींचते हैं, सीधी रेखा जब खींचते हैं तो उस रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, यानी द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द प्रिंसिपल पोल ऑफ मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास वक्रता केंद्र। तो अगर हम वक्रता केंद्र की बात करें तो वक्रता केंद्र क्या होता है कि गोलीय दर्पण जो होता है वो जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, यानी द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ द स्फेयर हुज सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। वक्रता त्रिज्या की बात करें तो गोलीय दर्पण के केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, और इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि डायग्राम में भी दिख रहा है आपको कि सी से पी तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर है। ठीक है, यानी द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल ऑफ मिरर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। आगे का डिस्कशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू क्लास।